हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोग का रीजनलॉजी में। फ्रेंड्स, आज हम बिहार जुडिशरी के पेपर को हल करेंगे जो कि नवंबर 2018 में हुआ था। पेपर को हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। बिहार जुडिशरी में जो पेपर होता है उसमें 100 नंबर जीके का होता है और 150 नंबर लॉ सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने पेपर की। निम्नलिखित में से कौन सा अभियोज्य दावा नहीं है? मकान का किराया प्राप्त करने का अधिकार, भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार, अभियुक्त के अंतर्गत देय प्राप्त करने का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी, अज्ञप्त के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया सी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विधि का सामान्य सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति में अपने से अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता। इस नियम का अपवाद निम्नलिखित में से किस धारा में है? संपत्ति अंतरण ये 35, 41, 43 आपका ये हो जाएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 एवं 43। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। विकल्प डी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 एवं 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी संपत्ति हस्तांतरण ऐसे हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण के तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के पश्चात प्रभावित हो। यह प्रावधान आता है। चारों विकल्प देख लेंगे। भविष्य लक्ष्य हस्तांतरण के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत, निबंधात्मक हस्तांतरण के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत, शाश्वत विरुद्ध नियमों के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा शाश्वत के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत, मतलब थर्ड का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लंबित वाद का सिद्धांत संबंध रखता है लोक उपयोगिता से, नीलामी द्वारा विक्रय से, वास्तविक क्रय से, कपटपूर्ण अंतरण से। ये आपका हो जाएगा लोक उपयोगिता से। आपका करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाएगा ए, लोक उपयोगिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। विक्रय बंधक, विक्रय की संहिता, न तो विक्रय और न ही बंधक। ये आपका हो जाएगा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, बंधक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति में निहित हित निर्भर करता है किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो, इसका हो जाएगा आपका जो निश्चित रूप से घटित होने वाली है। संपत्ति में निहित हित निर्भर करता है किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो निश्चित रूप से घटित होने वाली। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी, 6 का करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7, ए अपनी संपत्ति को बी को जीवन काल के लिए एवं उसकी मृत्यु के पश्चात सी और डी को उनके बीच बराबर या उनमें से जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। सी बी के जीवन काल में ही मर जाता है। बी की मृत्यु डी के जीवन काल में हो जाती है। बी की मृत्यु के पश्चात संपत्ति, तो इसका पूछता है कि किसके पास जाएगी। इसके जो हम ऑप्शन को देखते हैं तो सेवंथ के पाते हैं कि डी को चली जाएगी। एक बार आप फिर से बनकर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को आराम से रोक के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डी को चली जाएगी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत भोग बंधक की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। ये तीनों हम पढ़ देते हैं। बंधनकर्ता पर कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तीसरा, बंधकदार पूर्ण या भाग में किराया या लाभ लेता है। फिर इन तीनों में बताना है कि कौन सुसंगत है। ठीक है, आठवें का ये जो तीनों ऑप्शन लिखे गए थे, पहले दूसरे तीसरे, ये तीनों ही सुसंगत हैं। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी सुसंगत हैं, मतलब डी। ठीक है, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी शर्त शून्य होगी जो एक से अधिक संभावनाओं पर निर्भर हो। इस सिद्धांत को कालांतर में मान्यता दी गई। मतलब पूछा गया है कि इस सिद्धांत को किस केस के माध्यम से मान्यता दी गई थी। अगर इसको हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि 9वें का आपका हो जाएगा ए,
हिटबी बनाम मिशेल के सिद्धांत में। ठीक, आपका जो 90 का आंसर है वो हो जाएगा ए, हिटबी बनाम मिशेल के सिद्धांत में। ठीक है, आप आराम से वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी से 5,000 का कर्ज लेता है एवं प्रतिभूत के रूप में अपना मकान बंधक रख देता है। बंधक विलेख में यह प्रावधान था कि यदि वह 5 वर्ष के अंदर पैसा अदा न कर सका तो बी को मकान बेचकर पैसा वसूल करने का अधिकार होगा, और यदि मकान को बेचकर पैसा वसूल नहीं हो सका तो ए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। यह है, इसके चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। सशर्त प्रक्रिया द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक, भोग बंधक, इसके और नेक्स्ट विकल्प देखते हैं सादा बंधक। इसका करेक्ट आंसर होगा सादा बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में साम्य के सिद्धांतों की संविधिक मान्यता संबंधित है। विशिष्ट पालन से व्यादेशी संशोधन विखंडन उपयुक्त सभी, इस आपका हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। विशिष्ट पालन से व्यादेश से शोधन या विखंडन से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो साम्य की अपेक्षा करता है उसे साम्य का पालन करना होगा, यह निम्नलिखित में से किसमें विशेष रूप से सम्मिलित है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 9, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38, ये और भी दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं, सम्मिलित है पूछा गया, तो आपका डी आंसर, 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 48, 78 एवं 79 निम्नलिखित में से किस सूत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जहाँ साम्य समान हो, साम्य प्रभावी, साम्य समता में विश्वास करती हो, जो साम्य की अपेक्षा साम्य विधि की अनुगामी। थर्ड आपका हो जाएगा ए, जहाँ साम्य समान हो, समय पूर्व अविभावी हो। आपका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जहाँ साम्य समान हो, समय पूर्व अविभावी हो। ठीक है, तो आपका 13 का करेक्ट आंसर हो गया ए। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अविभावी होगी। भारतीय विधि का कौन सा सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है। व्यतिरेक का सिद्धांत, क्रमबद्ध का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, व्यतिरेक का सिद्धांत, क्रमबंधन सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सही विकल्प चुनिए। भारतीय विधि के अंतर्गत चुनाव का सिद्धांत प्रतिफल की ओर केंद्रित है। बी, इंग्लिश विधि के अंतर्गत चुनाव का सिद्धांत संपहरण या अधिहरण की ओर केंद्रित है। ये आपका हो जाएगा ना तो ए और ना बी सही, मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 का डी। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, ना तो ए और ना ही बी सही है, क्योंकि ए और बी जो दोनों गलत है। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न्यास के सृजन के लिए आवश्यक नहीं है। लाभार्थी, न्यासी, न्यास का सृजन करता, विधिक प्रतिनिधि। इसका आपका हो जाएगा विधिक प्रतिनिधि, ये है न्यास सृजन के लिए आवश्यक नहीं है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, न्यासी के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। न्यासी के दायित्वों का प्रावधान किसमें किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 23 से 29 के अंतर्गत किया गया है। ठीक, आपको देखना तो आप चारों विकल्प आराम से देख लीजिए, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा ए ही करेक्ट होगा। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 23 से 29 के अंतर्गत किया गया है न्यास के दायित्वों के प्रावधान। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, न्यास भंग के लिए उत्तरदायित्व का प्रावधान है। किसमें है, 18 का पूछा गया है, न्यास भंग के लिए उत्तरदायित्व का प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा ए, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, संविदा के विशिष्ट अनुपालन के मामलों में पक्षकारों के अधिकार शासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है संविदा के विशिष्ट अनुपालन के मामलों में पक्षकारों के अधिकार शासित होते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा 19 का
सी साम्य और विधि के सिद्धांत पर। ठीक, बहुत ही सिंपल था, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज्ञापक व्यादेश द्वारा दिया गया उपचार। ठीक, इसका हो जाएगा आपका विवेकाधीन। आज्ञापक व्यादेश द्वारा दिया गया उपचार विवेकाधीन है। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। दुष्कृत्यपूर्ण दायित्व का जन्म विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से होता है। इस कथन को किसने कहा? इसका आपका आंसर हो जाएगा 21 का विनफील्ड। इस कथन को विनफील्ड कहते, मतलब 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्या एक दोष के लिए दोषकृत्यपूर्ण एवं आपराधिक दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं? ठीक, क्या एक दोष के लिए दोषकृत्यपूर्ण एवं आपराधिक दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं? ठीक, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कबूतर खाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो लोग देख लें। इसका आंसर आपका हो जाएगा सामंड ने, मतलब इसका आंसर हो गया ए, सामंड ने। ठीक, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर गो एंड कंपनी 1892 AC 25 बात निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? 24 क्वेश्चन को आप आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा। ये दिया गया, पूछा गया किस बात से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विधिक क्षति के बिना हानि, मतलब इसका आंसर सी। ठीक, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। सूत्र 99 फिट इंजुरिया का अर्थ है। इसके चारों विकल्प को देख लीजिए, जहाँ दोष नहीं वहाँ उपाय नहीं, सिर्फ ज्ञान खत्री को आमंत्रित करना नहीं। ये भी करेक्ट हो जाएगा, चारों पे क्यों जाएं। सूत्र 99 फिट इंजुरिया, 99 फिट इंजुरिया मीन्स सिर्फ ज्ञान खतरे को आमंत्रित करना नहीं है। तो आपका 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। एक या अन्य पक्षकार की मृत्यु पर वाद करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह कथन है। सत्य, मिथ्या, सत्य कुछ मामलों को छोड़कर मिथ्या। ये आपका हो जाएगा सत्य कुछ मामलों को छोड़कर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 26 का आपका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27। दुष्कृत्य विधि में नाम मात्र की क्षतिपूर्ति हो जाती है। नाम मात्र की क्षति हेतु अनुतोष के रूप में, विधिक अधिकार की मान्यता है तो मानव पीड़ा की मान्यता है तो हानि हेतु अनुतोष के रूप में। यह आपका हो जाएगा विधिक अधिकार की मान्यता हेतु। 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विधिक अधिकार की मान्यता हेतु। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28। डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट का अर्थ है। वस्तु पर निरुद्ध का अधिकार जब तक संतोष प्राप्त न हो, जब विधिक अधिकारों को उल्लंघन हो, संतोष प्राप्त करने का अधिकार, पक्षकार की मृत्यु होने पर संतोष प्राप्त करने का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपका हो जाएगा ए, वस्तु पर निरुद्ध अधिकार जब तक संतोष प्राप्त ना हो। तो आपका 28 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। व्यक्ति की भूमि या उससे संबंधित किसी अधिकार के उपयोग या उपभोग पर विधि विरुद्ध हस्तक्षेप निम्नलिखित दुष्कृत रूप में जाना जाता है। अतिचार, अपदूषण, लापरवाही, संपरिवर्तन। ये जाना जाता है अपदूषण। 29 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। किसी वाद में सावधानी रखने के कर्तव्य के आधारभूत परीक्षण को प्रतिपादित किया गया था। 30 आपका बैरहिल बनाम भंग, डोनोघु बनाम स्टीवेंसन, यही करेक्ट हो जाएगा, डोनोघु बनाम स्टीवेंसन। तो आपका 30 का, क्योंकि सावधानी रखने के वृत्त आधारभूत परीक्षण, तो आपका 30 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 31।
अपलेखन के मामले को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? प्रकाशन, एक अपमानसूचक संगठन, लोग का एक वर्ग जो वादी के बारे में अल्प ज्ञान रखता हो, वादी से संबंध। 31 का आपका हो जाएगा लोगों का एक वर्ग जो वादी के बारे में अल्प ज्ञान रखता हो। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक व्यक्ति दुष्कृत्य विधि में लोक अपदूषण के दुष्कृत्य हेतु वाद लाना चाहता है तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा। इसके चारों ऑप्शन को जब देखते हैं एक एक करके तो पाते हैं किसका आंसर करेक्ट होगा ए, क्षति प्रत्यक्ष सारभूत और सिर्फ उससे ही थी। ठीक, इसका आपका 32 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, क्षति प्रत्यक्ष सारभूत और सिर्फ उसे ही थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33। विद्वेषपूर्ण अभियोजन की दुष्कृत में अभियोजन का अर्थ है। क्या अर्थ है? विद्वेषपूर्ण अभियोजन के दुष्कृत में अभियोजन का अर्थ है। आप आराम से रोक के चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने वाले विधि के न्यायालय में की गई कार्यवाही। ठीक, मतलब 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक, एक व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने वाले विधि के न्यायालय में की गई कार्रवाई। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। मिथ्या बंदीकरण का अर्थ है। एक वैसे बहुत इजी क्वेश्चन, मिथ्या बंदीकरण का अर्थ है। तो हम जब चारों ऑप्शन को देखते हैं पाते हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा आप भी आराम से। इसका हो जाएगा मिथ्या बंदीकरण करता है बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध। मतलब 34 का आपका जो का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। एक व्यक्ति जो जानबूझकर एवं बिना किसी विधिक औचित्य के किसी अन्य व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति से संविदा भंग करने हेतु दुष्प्रेरित करता है जिससे तीसरे व्यक्ति को क्षति होती है, एक दुष्कृत्य है। यह प्रथम बार निम्नलिखित में से किस वाद में स्थापित किया गया है? फोर्ड बनाम लिंडेस, लुमेन बनाम गे, डेरी बनाम पी, केम बना इतना। यह स्थापित किया गया आपका बी, लुमले बनाम गे। 35 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। एक संविदा विधि द्वारा अपरिवर्तनीय हो जाने से परिवर्तनीय हो जाती है, यह कहलाती है। एक संविदा विधि द्वारा अपरिवर्तनीय हो जाने से अपरिवर्तनीय हो जाती है, ये आपका कहलाती है शून्य संविदा। 36 का आपका हो जाएगा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, शून्य संविदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। विधिक सिद्धांत जो हार्वे बनाम फेसी के बाद में प्रतिपादित हुआ था प्रथम बार भारत के उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में अनुसरित किया गया। बद्री प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, व्योमेश बनर्जी बनाम नैनी गोपाल बनर्जी, DI मैफरसन बनाम AM अपन्ना, कार्तिल बनाम बरोकेल स्कूल। इसका आपका हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर सी, DI मैफरसन बनाम MN अपन्ना। ठीक, तो आपका 37 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका सी, DI मैफरसन बनाम MN अपन्ना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? यहाँ पर पूछा गया तत्व आवश्यक नहीं है संविदा के लिए। चारों ऑप्शन में समर्थ पक्षकार, औचित्यपूर्ण निबंधन, शर्तें, स्वतंत्र सहमत, विधिपूर्ण प्रतिफल। आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औचित्यपूर्ण निबंधन एवं शर्तें, ये संविदा के लिए आवश्यक नहीं है। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39। मानक रूपी संविदा है। व्यक्ति के पास स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। व्यक्ति के पास स्वीकार करने या स्वीकार करने के कोई विकल्प होते हैं। करार बिना प्रतिफल के होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, व्यक्ति के पास स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है मानक रूपी संविदा में। ठीक, तो आपका 39 का करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ।
40 क्या कहता है, एक संविदा पर भारत में परिवर्तनीय विधि संबंधी भूल का क्या प्रभाव होता है। संविदा हो जाएगी। ए शून्य, बी शून्य करड़ी, सी शून्य नहीं, डी शून्य करड़ी नहीं। ये आपका हो जाएगा 40 का आंसर डी, शून्य करड़ी नहीं। एक संविदा पर भारत में परिवर्तनीय विधि संबंधी भूल का क्या प्रभाव होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, शून्य करड़ी नहीं। ठीक, 40 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41, एक गुरु आध्यात्मिक सलाहकार ने अपने चेले भक्त को स्वर्ग में अपनी आत्मा के लाभ हेतु अपनी समस्त संपत्ति उसे दान करने हेतु दुष्प्रेरित किया। यह दान होगा शून्य, शून्य करड़ी, विधिक, अनैतिक। ये होगा आपका शून्य करड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर बी का 41 का हो जाएगा बी, शून्य करड़ी। ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 128 संबंधी है। प्रतिबोध के दायित्व से, चल प्रतिबोध, चल प्रतिबोध से, चल प्रतिबोध के खंडन से, अर्ध प्रतिबोध हेतु प्रतिफल से। आपका ये हो जाएगा ए, प्रतिबोध के दायित्व से। 1870 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 128 संबंधित है प्रतिबोध के दायित्व से। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एक चल प्रत्याभूत पश्चातवर्ती संव्यार हेतु खंडित की जा सकती है। 1 वर्ष पश्चात, 6 माह पश्चात, 3 माह पश्चात, किसी भी समय। ये आपका 43 का हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी भी समय एक चल प्रत्याभूत पश्चातवर्ती संव्यार हेतु खंडित की जा सकती है किसी भी समय। करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, यदि निक्षेप ग्रहीता बिना निक्षेपी की सहमति के निक्षेपी के माल को अपने माल में इस तरह से मिला लेता है कि माल को अलग करना एवं निक्षेपी के वापस प्रदान करना असंभव हो जाता है, तो निक्षेपी अधिकारी होगा। निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि तो संतोष प्राप्त करने का, निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि का 1/2 भाग संतोष प्राप्त करने का, निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि का 1/4 प्राप्त करने का, एकदम 6 माह के व्यवहार कारावास। इसका आपका 44 का हो जाएगा ए, निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि हेतु अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 44 का हो गया ए। ठीक, निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि हेतु अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, ऋण के भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूत के रूप में माल का निक्षेपण करना कहलाता है। बंधक, गिरवी, प्रत्याभूति, हानि रक्षा। ये आपका था ऋण के भुगतान वचन पूर्ति हेतु प्रतिभूत के रूप में माल का निक्षेपण करना कहलाता है। ये आपका हो जाएगा गिरवी। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गिरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46, अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है। कोई वयस्क व्यक्ति, कोई स्वशिक्षित व्यक्ति, कोई वयस्क एवं स्वशिक्षित व्यक्ति भारत का नागरिक है। तो आपका ये हो जाएगा सी, कोई वयस्क एवं स्वशिक्षित व्यक्ति। 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोई वयस्क एवं स्वशिक्षित व्यक्ति। ठीक, अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक अभिकर्ता अपना प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति में उपप्रयोजित कर सकता है। 47, जब यह प्रावधान को लाभ पहुँचाए, जब यह अभिकर्ता के अनुकूल हो, जब यह अभिकर्ता के रोगग्रस्त हो जाए, जब यह व्यापारिक प्रथाओं में ऐसा प्रयोजन हो। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जब व्यापारिक प्रथाओं में ऐसा प्रत्यायोजन हो। तो आपका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, हानि रक्षाधारी अपने प्राधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हुए वचनदाता से निम्नलिखित वसूली करने का अधिकारी है। ए, समस्त क्षतिपूर्ति जिसे किसी वाद में उसे देने को बाध्य होना पड़ा। बी, समस्त खर्चे जिसे किसी वाद में उसे देने को बाध्य होना पड़ा। सी, समस्त धनराशि जिसे उसे किसी वाद के अंतर्गत समझौते की शर्त के अनुसार देना पड़ा। 48 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। इसके चारों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये होगा आपका 48। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 आपका कहता है मोसेस बनाम
मैकफर्लानवाद निम्नलिखित से संबंध है। ये किससे संबंध है? अर्ध संविदा, संयोगिक संविदा, नैसर्य का सिद्धांत, हानिरक्षा की सिद्धांत। तो 49 आपका जो हो जाएगा ये आपका है अर्ध संविदा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। जब संविदा के पक्षकार विद्यमान संविदा को नई संविदा से प्रतिस्थापित करने को सहमत होते हैं तो यह कहलाता है प्रतिस्थापन, नवीनीकरण, नैराश्य भंग। ये कहलाता है आपका नवीनीकरण। तो आपका 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 का करेक्ट आंसर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। एक अंशदत्त विक्रेता धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब उसने क्रेता को माल का प्रदान कर दिया हो, जब क्रेता ने विधिपूर्ण तरीके से माल का कब्जा प्राप्त कर लिया हो, जब विक्रेता ने धारणाधिकार का परित्याग कर दिया हो, जब क्रेता दिवालिया हो गया हो। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जब क्रेता दिवालिया हो गया हो। ठीक, एक अंशदाता विक्रेता धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब क्रेता दिवालिया हो गया हो। मीन्स आपका 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे माल की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, माल की परिभाषा में किसे नहीं शामिल किया गया। यहाँ ऑप्शन है अनियोजित दावे, सभी चल संपत्तियाँ, उगती फसलें, घास। आपका 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुयोज्य दावे। ठीक है, तो आपका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अनुयोज्य दावे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आपका पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन ए है शर्तें एवं वारंटियां बिक्री की संविदा के उपबंध हैं। ऑप्शन बी, इसका बी करेक्ट है। वारंटी के रूप में उपबंध को शर्त नहीं माना जा सकता। इसीलिए 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका बी हो जाएगा कि वारंटी के रूप में उपबंध को शर्त नहीं माना जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। विक्रेता द्वारा बेचे गए अंत वस्त्र से क्रेता को चर्म रोग हो गया, विक्रेता का दायित्व क्या है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह शर्त के उल्लंघन का दोषी है। अर्थात आपका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा नेमो डेट कोड नॉन हैबिट के सिद्धांत का एक अपवाद नहीं है? नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, ठीक, पूछा गया इसके अपवाद नहीं है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका विक्रय के पूर्व कब्जा युक्त क्रेता द्वारा विक्रय। मतलब आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विक्रय के पूर्व कब्जा मुक्त क्रेता द्वारा विक्रय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन भागीदार है? इसके चारों विकल्प को पढ़ना पड़ेगा। आराम से आप लोग चारों विकल्प को पढ़ लीजिएगा। हम आपको इसके आंसर को बता दे रहे हैं। 56 का आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, सभी के द्वारा या सबकी ओर से किसी एक द्वारा चलाए जा रहे कारोबार में लाभांश प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ठीक, 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। भागीदारी को 57 है, भागीदारी को इच्छाधीन भागीदारी माना जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं 57 के। यदि पहला है यदि भागीदार की अवधि का उपबंध ना हो, बी है यदि भागीदार की परिसीमित का उपबंध ना हो। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं। 57 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ए अथवा बी सत्य है। ठीक, बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। भागीदारी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत व्यपदेशन का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, नहीं पे विशेष यहाँ है क्या नहीं है।
तो 58 का आपका हो जाएगा बिना ज्ञान के व्यपदेशन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। अवयस्क के विषय में क्या सत्य नहीं है? अवयस्क यहाँ भी नहीं है, सत्य नहीं है। इसके हम विकल्प को देखते हैं, चारों विकल्प को आराम से पढ़ लीजिएगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वह फर्म के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वह फर्म के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है। ठीक, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। भागीदारी अधिनियम की धारा 69 के अधीन निम्नलिखित में से क्या वाद लाने की पूर्व शर्त नहीं है? नहीं है। तो इसके चारों विकल्प को देख लेते हैं। फर्म में पंजीकृत हो, वाद लाने व्यक्ति का नाम फर्मों के रजिस्टर में भागीदार के रूप में हो, संविदा जनित एवं भागीदारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार का परिवर्तन, किसी संविधिक अधिकार का परिवर्तन। इसका आपका 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, किसी संविधिक अधिकार का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। पराक्रम में लिखित का अनादर होने पर दायी पक्षकार प्रतिकार देता है, धारक को, बैंक को, पृष्ठांतरकर्ता को, न्यायालय को। 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारक को। पराक्रम में लिखित का अनादर होने पर दायी पक्षकार प्रतिकार देता है धारक को। ठीक, करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन सा पराक्रम में लिखित का एक उदाहरण नहीं है? वचन पत्र, विनिमय पत्र, शेयर प्रमाण पत्र, चेक। 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शेयर प्रमाण पत्र। ठीक, ये आपका एक लिखित पराक्रम का उदाहरण नहीं है, शेयर प्रमाण पत्र। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। ए एक अवयस्क बी के पक्ष में चेक आहरित करता है, बी इसका पृष्ठांकन सी के पक्ष में तथा सी इसका पृष्ठांकन डी के पक्ष में करता है। चेक अनादृत हो जाता है। पक्षकारों के दायित्व के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। सी एवं डी के बीच दावा कर सकता है, सी ए से भुगतान का दावा कर सकता है, डी सी ए से दावा कर सकता है, सी एवं डी बी से दावा कर सकता है। 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी एवं डी बी से दावा कर सकते हैं, क्योंकि पूछा गया था कौन से सत्य नहीं है, तो आपका ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, सी एवं डी बी से दावा कर सकते हैं। ठीक, 63 का ए ऑप्शन। बढ़ेंगे आपका 64। स्वीकृत हेतु उपस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? आप लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, जहाँ बोला जाए सत्य नहीं है, नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आहरिति की मृत्यु हो जाने पर बिल उसके विधिक प्रतिनिधियों के प्रति उपस्थापित नहीं किया जा सकता। आपका विकल्प डी सही है, आहरिति की मृत्यु हो जाने पर बिल उसके अधिक प्रतिनिधियों के प्रति उपस्थापित नहीं किया जा सकता। यही विकल्प आपका सत्य नहीं है, और क्वेश्चन में भी पूछा था कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, तो आपका 64 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 अब। चेक बाउंस होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पूछा गया चेक बाउंस होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चारों विकल्प देखेंगे, चेक बाउंस होना एक सामान्य अपराध, यही सत्य है। चारों विकल्प के और नीचे आप देख लीजिए, वैसे आप देखने क्योंकि जब पहला इसमें 4 विकल्प ये पहला मिल गया सत्य है, तो यही सत्य है, तो फिर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका 65 का विकल्प ए सही हो जाएगा। चेक बाउंस होने का संबंध में निम्नलिखित, मतलब ये चेक बाउंस होने का एक समनीय अपराध है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो गया 65 का ए। ठीक, अगर आपको कोई डाउट होता तो आप एक बार इसको वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन और विकल्प को पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंधन को रोकने के लिए आवेदन किया जा सकता है। 66 है, किसी कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंधन को रोकने के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? तो इसमें विकल्प सी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कंपनी के विघटन के लिए
ट्रिब्यूनल आदेश पास करेगा? किसको आदेश पास करेगा? 67 कंपनी के विघटन के लिए ट्रिब्यूनल आदेश पास करेगा केंद्र सरकार के आग्रह पर। ठीक है, तो आपका 67 का जो करेक्ट नहीं इसका होगा बी, जब कंपनी के कार्य पूर्णतः परिसमाप्त हो जाए। 67 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, चारों विकल्प को आप आराम से पढ़ लीजिए एक एक करके, मैं इसके सही उत्तर को आपको बता दे रहा हूँ। 68 का आपको जो सही आंसर है वो है सी, फर्म को कंपनी का प्रबंधक नहीं बनाया जा सकता। किसको? क्योंकि इसमें पूछा था सत्य नहीं है। ठीक, तो इसमें ये लिखा गया फर्म को कंपनी का प्रबंधक नहीं बनाया जा सकता, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नहीं है ना। ठीक, 69, नैतिक रिक्त को भरने के लिए नियुक्त निदेशक पद धारण करेगा। 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बोर्ड के लिए बैठक के लिए बाहर जाने वाले निदेशक के कार्यालय की अवधि समाप्ति के लिए। 69 ये आपका हो जाएगा बाहर जाने वाले निदेशक के कार्यालय काल की अवधि समाप्ति तक के लिए, मतलब डी आंसर। ठीक, 69 का आपको हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ये है मिलान करने वाला। इसमें आपका रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्नकार्ड सैलून, ये आपका हो जाएगा रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम आंतरिक प्रबंधक, सलोमन बनाम सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये हो जाएगा निगम व्यक्ति फ्रांस बनाम हर्बल। आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस बनाम हर्बल का आपको हो जाएगा बहुमत का नियम, एसबीआई रेलवे आपका हो जाएगा शक्ति बाय का सिद्धांत। ठीक, तो आपका 70 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही सिंपल है, इसका जिक्र हमने अपने वीडियो में भी किया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सबको पता भी होगा। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 को भागों एवं अध्याय में विभाजित किया गया, 3 भाग और 11 अध्याय में विभाजित किया गया। ये हम अपने सबसे पहले एविडेंस शुरू किए थे, तभी इस बात को हम बता दिए थे। हम आपसे बोले भी थे कि बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट पूछ लिया जाता है, जिससे कभी कभी आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपका इसका 71 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, आपका क्वेश्चन 72, आइए देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है ए की पत्नी सी के साथ व्यभिचार के लिए ए बी पर मुकदमा चलाता है। बी इस बात का खंडन करता है कि सी ए की पत्नी है, परंतु न्यायालय बी को व्यभिचार का दोषी ठहराता है। बाद में ए को जीवित रहते बी से विवाह करने के लिए सी पर मुकदमा चलाया जाता है। सी कहती है कि वह कभी भी ए की पत्नी नहीं थी। बी के विरुद्ध किया गया निर्णय, ये आपका हो जाएगा उतना ही उचित जितना सी के विरुद्ध, उतना ही अनुचित जितना सी के विरुद्ध, सी के विरुद्ध उचित एवं स्वीकार्य है। चलिए डी विकल्प देख लेते हैं। वैसे उसका 72 का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। उपयुक्त में से कोई नहीं डी लिखा गया। चलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, बी फॉर बॉय, उतना ही अनुचित जितना कि सी के विरुद्ध। ठीक है, तो आपका 72 का करेक्ट आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, आइए देखते हैं 73 में क्या है। साक्ष्य का कानून है मौलिक कानून, विशेषता दर्शाने वाला कानून, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। साक्ष्य का कानून आपका है विशेषता दर्शाने वाला कानून, तो आपका 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। साक्ष्य का कानून है विशेषता दर्शाने वाला कानून। ये आपका हो गया 73। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, उपयुक्त हिफाजत में रखा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल हस्ताक्षर के समान होने की धारणा को जन्म देता है, जिसे उस व्यक्ति विशेष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90A के अधीन लगाया जाता है। यदि प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 20 वर्ष पुराना हो, 15 वर्ष पुराना हो, 10 वर्ष पुराना हो, 5 वर्ष पुराना हो, आपका 74 का आंसर होगा करेक्ट डी, 5 वर्ष पुराना हो। ठीक है, तो आपका ये 74 का हो गया आपका करेक्ट आंसर डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75,
75 आपका कहता है कि साक्ष्य की स्वीकार्यता संबंधी अनिवार्यता का नियम को शामिल किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, साक्ष्य की स्वीकार्यता संबंधी अनिवार्यता का नियम को शामिल किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31, 32, 60, 61, ये आपका 32 में डिफाइन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में बताया गया है कि साक्ष्य की स्वीकार्यता संबंधी अनिवार्यता का नियम को इंक्लूड किया गया। आपका इसका 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू होती है आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर, दीवानी मुकदमे की सुनवाई पर, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। 75 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर 105 लागू होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू होती है आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर, तो आपका 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? शत्रुतापूर्ण प्रत्यक्षदर्शी धारा 154, स्वामित्व के प्रमाण देने का दायित्व धारा 110, स्मरण शक्ति को ताज़ा करना 159, व्यवसाय संचार धारा 124। इसमें पूछा गया था कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आपका डी वाला मिलान सही नहीं, व्यवसाय संचार धारा 124। तो आपका 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपका 77 का करेक्ट आंसर हो गया डी, व्यवसाय संचार धारा 124। ये आपका गलत है, यही आपका मिलान सही नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। 78, क्वेश्चन नंबर 78 का आता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत CRPC की संबंधित अपराध की वर्गीकृत किया गया है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा पॉइंट को पूछ लिया गया है कि CRPC के संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है किसके अंतर्गत। तो यह आपका था किसके अंतर्गत, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि प्रथम सूची के अंतर्गत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? ये भी देख लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा जिन्होंने CPC थोड़ी सी भी पढ़ी होगी। तो ये आपका हो जाएगा 79 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CPC की धारा 57। ठीक, 57 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। तो आपका CRPC की धारा 57, आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, CRPC की धारा 167 के अधीन निम्नलिखित में से किस सजा से संबंधित अपराधों की जांच पड़ताल के दौरान मजिस्ट्रेट कुल मिलाकर 90 दिनों की अवधि के लिए हिरासत का अधिकार दे सकता है? 167 के अधीन 90 दिनों का कर रहा है, तो इसमें कौन सा होगा आपका? 80 का मृत्युदंड, उम्र कैद, कैद की सजा 10 वर्ष से कम ना हो, उपयुक्त सभी। आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 80 का आपका हो जाएगा विकल्प डी सही। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81, पीड़ित शब्द को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ये भी देख लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है कि पीड़ित शब्द को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2WA, मीन्स 81 का आपका करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 81 का बी, धारा 2A। पीड़ित शब्द को 2A के अंतर्गत डिफाइन, 2WA के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आपका ये हो गया 81, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के घटित होने वाले अपराध की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प देख लेते हैं, वैसे तो इसका उत्तर होगा, विकल्प देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, भारतीय दंड संहिता की धारा 324, भारतीय दंड संहिता की धारा 448। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता भी होना चाहिए, आपका इसका करेक्ट होगा बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 302। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस व्याख्या के आधार पर किसी मुकदमे का फैसला उन व्यक्तियों के विरुद्ध रेस जोडिकिटा के रूप में लागू हो सकता है जिनका नाम उस मुकदमे में विशेष रूप से शामिल नहीं हुआ है? ठीक है, ये पूछा गया है रेस जोडिकिटा के रूप में लागू हो सकता है जिनका नाम मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन ए है, CPC की धारा 11 की व्याख्या सेकेंड, CPC की धारा 11 की व्याख्या फोर्थ, CPC की धारा 11 की व्याख्या 6, CPC की धारा 11 की व्याख्या 8।
आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या 6। तो ठीक है, 83 का आपका करेक्ट आंसर या करेक्ट विकल्प हो जाएगा सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे सीपीसी की धारा 30B के अधीन गवाही देने अथवा दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया हो, न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर धारा 32C के तहत जुर्माना किया जा सकता है, जो निम्नलिखित राशियों में से किससे अधिक नहीं होगा। 500, 1000, 5000, 10,000। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 5000। ठीक है, तो 84 का आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका हो गया सी, जुर्माने की राशि 5000 से अधिक नहीं हो सकता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसके अधीन रिसीवर की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आदेश एक्सएल आईवी, आदेश एक्सएल डबल आई, आदेश एक्सएल, आदेश एक्सएल वी। आपका 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी होना चाहिए। हाँ डी हो, नहीं सी हो जाएगा, एक्सएल 40। ठीक है, तो आपका 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, प्रतिवादियों को वैकल्पिक सम्मन भेजने के बारे में प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। ये आपका आदेशवी सीपीसी का धारा नियम 19, आदेशवी सीपीसी का नियम 99, आदेशवी सीपीसी का नियम 20, आदेशवी सीपीसी का नियम 21। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदेशवी सीपीसी का नियम 20। प्रतिवादियों को वैकल्पिक सम्मन भेजने के लिए प्रावधान आदेशवी सीपीसी का नियम 20 का अधीन किया गया। आपका 86 का करेक्ट विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, अति आवश्यक अथवा तात्कालिक राहत के उन मामलों में जहां सीपीसी की धारा 86 के अधीन मुकदमे की जांच पड़ताल से नोटिस दिए जाने की अनिवार्यता से छूट दी गई हो। ये आपका हो जाएगा किसी भी प्रकार के अंतर में कोई अन्य एक तरफा राहत नहीं दी जा सकती, धारण तौर पर अंतर में या कोई अन्य तरफा राहत दी जा सकती है। और चलेंगे विकल्प सी और डी देख लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, कुछ निर्देश उपस्थित मंत्री में तो अन्य तरफा या तो ए या तो सी। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, किसी भी प्रकार की अंतरिम अथवा कोई एक तरफा नहीं दी जा सकती है। 87 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। स्वयं पक्षकार द्वारा, भारत के महाधिवक्ता द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी ए एवं सी दोनों। 88 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्वयं पक्षकार भी कर सकता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कर सकते हैं। तो आपका 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, मध्यस्थता एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 कब अमल में आया। 2015 मतलब पूछा गया डेट। ये आपका अमल में आया था 23 अक्टूबर 2015 को। तो आपका करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा ए, 23 अक्टूबर 2015 मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम 2015, 23 अक्टूबर 2015 को। 90, लघु उद्देश्यों पर आधारित अदालतों के फैसले या आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा। लघु आदेशों पर आधारित अदालतों के फैसले या आदेशों पर पुनर्विचार उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो आपका 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91, अनुच्छेद 51A में खंड के किसके द्वारा जोड़ा गया था। मतलब पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा 51A में खंड के जोड़ा गया था। तो आपका 91 का हो जाएगा संविधान 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो सी, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। ठीक, तो आपका 91 का करेक्ट आंसर हो गया सी। कोई डाउट तो होगा नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92, निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। 92, इसमें पूछा गया किस वाद पूछा गया ना। ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी बनाम नारायण।
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण। तो 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा मामला पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं, मतलब 3 संबंधित, एक संबंधित नहीं है। क्योटी होलाहन बनाम ये तो है ही है उससे संबंधित। RMDC बनाम भारत संघ ये भी संबंधित है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये यही डाउट है, यही नहीं संबंधित है, ठीक है। बाकी की गोपालम बनाम मद्रास राज्य ये भी संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको इसका पता होगा। बशर्ते या राष्ट्रीय हित में हो, सिंपल सा। इसका ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, अदालतों में बड़ी संख्या में लोकहित मुकदमे की बाढ़ आ गई है, इसलिए अदालतों को चाहिए कि निराशाजनक याचिकाओं को फिल्टर करें और उनको लागत के साथ खारिज करें। निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया था? यह आपका कहा गया था, चलो विकल्प को देख लेते हैं, आराम से आप भी देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा होली काऊ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेमचंद्र मिश्रा। इसी वाद में ये कहा गया था कि अदालतों में बड़ी संख्या में लोकहित मुकदमे की बाढ़ आ गई, इसलिए मुकदमे अदालतों को चाहिए कि निराशाजनक याचिकाओं को फिल्टर करें। 96, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर विलियम आई जेनिंग, CBN राव, प्रोफेसर KC वेयर। इसका 96 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बात कही थी, ठीक है। तो आपका 96 का करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, उच्चतम न्यायालय द्वारा पोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, अनुच्छेद 151 के अंतर्गत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि विधि बन जाती है, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। 98, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है विधायी, कार्यकारी, अर्धन्यायिक। अच्छा, तो ये पूछा गया कि मतलब किस प्रकार की हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उन्हें वो किस प्रकार की शक्ति कहा जाएगा? तो आपका 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये आपका विधायी शक्ति, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, पहली अवस्था में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है? मतलब पूछा गया है कि जब पहली बार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल जारी करेंगे तो वो कितने दिनों के लिए होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 महीने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता के आधार अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 100 का, ये आपका हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ, ठीक। तो गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ। तो आपका 100 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया? वाह, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि अभी इस पर काफ़ी विवाद था। तो इस ऐसे क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, शायरो बानो बनाम भारत संघ, गुलशन परवीन बनाम भारत संघ, ठीक, सी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? 102 है, ये आपका सभी के लिए शिक्षा, ये प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूछा गया किसको प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला, तो आपका 102 को हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, प्रोफेसर KC वेयर के अनुसार भारतीय संविधान है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा प्रोफेसर KC वेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय है, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। किस मामले में राज्यपाल द्वारा बिहार विधानसभा को सरकार के गठन से पहले भंग किए जाने को असंवैधानिक घोषित किया गया था? केस पूछा गया 104। ये आपका हो जाएगा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। इसी मामले में बिहार में उसको जो मतलब राज्यपाल थे उसका जो राज्यपाल के विधानसभा को भंग किए जाने के असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को उसके विरुद्ध जांच के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? भारत के, इसका आपका 105 जो होगा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर। तो मतलब आपका 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 106। आगे बढ़ने का नियम अधिकारातीत है। आगे बढ़ने का नियम अधिकारातीत है किस वाद में घोषित किया गया था? यह आपका किया गया था देवदासन बनाम भारत संघ के वाद में। ठीक, करेक्ट आंसर आपका 106 का हो जाएगा ए। आगे बढ़ने का नियम अधिकारातीत है, ये देवदासन बनाम भारत संघ के वाद में किया गया था। तो आपका 106 का करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक, कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 21 में निहित प्रकृति न्याय, गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल नहीं है। भाई ये तो डी वाला है। ए वाला भी, बी वाला भी मतलब बचता सी, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं है, विदेश जाने का मौलिक अधिकार यहाँ लिखा नहीं है, तो यही हो जाएगा सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 108। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? ये आपके राज्य की सुरक्षा, मतलब 108 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। विधिक सूत्र अटर फॉयज संबंधित है। ये आपका हो जाएगा किससे संबंधित है? ये आपका दोहरा खतरा से। ठीक है, 109 का आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, दोहरा खतरा। कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 110। सार्वभौमिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के पुरस्कार हेतु कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा, हम समझा देते हैं। भारत के उच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में उपयुक्त अवलोकन किया गया था? इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुदल शाह बनाम बिहार राज्य। 110 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या? रुदल शाह बनाम बिहार राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? 111 के पूछा गया AB डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? ये हो जाएगा आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 14। ठीक, तो 111 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 112। प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। सार्वजनिक शक्तिधारकों के जवाबदेही शासन के लिए इस फॉर्मूलेशन का केंद्र बिंदु है। निम्न न्यायविदों में से किसने इस परिभाषा को दिया? किसने दिया था इस परिभाषा को? इसको दिया था प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये डी, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। ठीक, कोई दिक्कत? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113। किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता? ये किस मतलब रे जो थे वो न्यायाधीश थे, उन्होंने किस संविधान कानून का नियम और कोई भी संविधान के कानून से ऊपर नहीं हो सकता किस वाद में कहा था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ADM जबलपुर बनाम SK शुक्ला
के केस में ये डिसीजन दिया गया था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विधि का शासन से संबंधित नहीं है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विधि का शासन से संबंधित कौन सा वाद नहीं है, मतलब 3 हैं, एक नहीं है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण ये तो है, एम जबलपुर बनाम SK शुक्ला ये भी है, TSP गुप्ता बनाम भारत संघ ये नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 115, कई अपवादों के कारण प्रशासनिक कानून का कौन सा सिद्धांत निराशाजनक सिद्धांत है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, खुशी का सिद्धांत, अनुपातिकता का सिद्धांत। आपका 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, निराशाजनक का सिद्धांत है। ये आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, करेक्ट आंसर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, ये आपका ऐसे कई कानून हैं जो विधायिका से नहीं बल्कि प्रशासनिक कक्षों से आते हैं, इसे प्रतिनिधि डेलीगेटेड कानून कहा जाता है, और यह अर्ध विधायी कार्रवाई से अलग है, प्रशासनिक नियम बनाने की शक्ति से अलग है, अधीनस्थ विधायन से अलग है, कार्यकारी कानून से अलग है। आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, कार्यकारी कानून से अलग है। 116 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होने चाहिए ताकि इसका उचित ढंग से प्रयोग किया जा सके। प्रतिनिधि कानून का नियंत्रण क्या है? ये है आपका संसदीय नियंत्रण, प्रक्रिया नियंत्रण, नियंत्रित नियंत्रण, ये सारे हैं। मतलब संसदीय नियंत्रण भी, प्रक्रियात्मक नियंत्रण भी, न्यायिक नियंत्रण भी, उपर्युक्त सभी। 117 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए परीक्षण का नाम है? सामान्य देयता परीक्षण, आपराधिक देयता परीक्षण, उचित संभावना परीक्षण, सामूहिक उत्तरदायित्व परीक्षण। आपका 118 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उचित संभावना परीक्षण। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190, मतलब 119, विधि का शासन का मतलब है प्राकृतिक का नियम, प्रक्रिया का नियम, मनुष्य का नियम, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। आपका 119 का हो जाएगा डी, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना, यही विधि शासन का मतलब है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, 120, धर्मनिरपेक्ष जीवन का एक सार्वभौमिक तथ्य प्राकृतिक न्याय है जिसने विधायिका, प्रशासन और न्यायिक निर्णय के लिए एक नया जीवन दिया तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए रास्ता प्रदान किया। ये नियम सामाजिक न्याय का हिस्सा है। यह कथन किसने दिया था? न्यायमूर्ति प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती, न्यायमूर्ति बैद्यनाथ प्रभु तथा अय्यर, न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना, न्यायमूर्ति एनरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति बैद्यनाथपुरम, रामा अय्यर, कृष्णा अय्यर। ठीक है, 120 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक, आपका ये हो गया बी आंसर सही। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत विकसित किए गए थे? प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत विकसित किए गए थे? ये आपका 121 का हो जाएगा सी, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक मतलब ए और बी दोनों, मतलब प्रामिसरी इंस्टापल और न्यायिक उम्मीदों का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि से शासन का सिद्धांत। ए और बी दोनों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 122, परमादेश मंडमस की रिट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? मतलब पूछा गया है कि परमादेश किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, स्थानीय प्राधिकरण, न्यायालय एवं न्यायाधिकरण। आपका करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं हो सकती। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? प्रसाद का सिद्धांत, पृथक्करण सिद्धांत, अनुपातिक का सिद्धांत, रेस जुडिकेटा का सिद्धांत। 123 पूछा गया है कि प्रसाद अनुच्छेद 310 ये आपका प्रसाद का सिद्धांत से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, प्रशासनिक कार्रवाई पर ऑडी अल्ट्रम
पार्टम के उल्लंघन का प्रभाव पड़ता है? मात्र अनियमितता, शून्य और शून्य, एक अवैधता, शून्य का डी। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य और शून्य। आर डी अल्टरम पार्टम के उल्लंघन का प्रभाव पड़ता है, शून्य और शून्य। आपका 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाई पर भी लागू होते हैं? एमसी मेहता बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए के अप्पम बनाम भारत संघ, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण। 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए के क्रैपक बनाम भारत संघ। यही तो होगा ना इसका करेक्ट आंसर, कोई डाउट? तो ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 126। प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करते समय न्यायालय का कर्तव्य खुद को वैधता के सवाल पर सीमित रखना है। न्यायिक समीक्षा का के आधार हैं कानून की एक त्रुटि या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन या बिना किसी कारण के निर्णय, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कानून की एक त्रुटि या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन या बिना किसी कारण के निर्णय। तो आपका 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता? इसके पहले पूछा था मैंडमस, अब पूछ रहा है प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता? कार्यकारी निकाय, न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। रिट ऑफ का वारंटों को दायर किया जा सकता है। रिट ऑफ का वारंटों को दायर किया जा सकता है सार्वजनिक कार्य से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा, एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारी क्षमता, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या ना हो, केवल ए और बी। आपका 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं हो, सबके द्वारा रिट ऑफ का वारंटों को दायर किया जा सकता है। तो आपका 128 का करेक्ट आंसर हो गया सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129। लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्यायमूर्ति पी एस भगवती, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। आपका 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ द्वारा लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था। तो आपका 129 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 130। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को किस प्रकार का माना जाता है? शुद्ध न्यायिक, शुद्ध प्रशासनिक, अर्धन्यायिक, उपयुक्त सभी। आपका 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को अर्धन्यायिक कार्रवाई माना जाता है। तो आपका 133 का करेक्ट आंसर हो गया सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131। मिताक्षरा टिप्पणी आधारित है मनुस्मृति पर, यज्ञवल्लभ स्मृति पर, नारद स्मृति पर, पराशर स्मृति पर। 131 मिताक्षरा टिप्पणी आधारित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यज्ञवल्लभ स्मृति पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 132 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा एक हिंदू परिवार की सभी महिलाएं सामुदायिक हो गई, एक सामुदायिक की पत्नी सामुदायिक बन गई, पुत्रवधू सामुदायिक बन गई। आपका इसका डी ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, एक सामुदायिक की पुत्री सामुदायिक बन गई। आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी ही है, एक सामुदायिक की पुत्री सामुदायिक बन गई। तो आपका 132 का करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133। एक हिंदू सामुदायिक का एक हिंदू या किसी अन्य लड़की के साथ विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह सामुदायिक की संयुक्त परिवार पर कोई प्रभाव नहीं डालता, स्वतः सामुदायिक और सामुदायिक और संयुक्त परिवार से उसकी सहभागिता समाप्त कर देता है। एक हिंदू सामुदायिक विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह, इसका हम डी ऑप्शन को देखेंगे। वर्जित डी ऑप्शन उसकी स्थिति एक संयुक्त परिवार और सामुदायिक के सदस्य के रूप में कुछ समय के लिए विलंबित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक इसका 133 का बी, स्वतः सामुदायिक का सामुदायिकी और संयुक्त परिवार से उसकी सहभागिता समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। इसका तो करेक्ट आंसर 133 का बी हो गया। आप 134 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना,
हिंदू विवाह का अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह का गर्भवती होना, ये तो आपका हो जाएगा। विवाह को प्रवर्तित नहीं करेगा, तथ्य के आधार पर विवाह को अवैधानिक कर देगा। विवाह को शून्य करार देने का आधार बन जाएगा। विवाह को शून्य करार देने में अपराध, ये आपका हो जाएगा बी। तथ्य के आधार पर विवाह को अवैधानिक करार करा देगा, मतलब कर देगा। तो 134 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तथ्य के आधार पर विवाह को अवैधानिक कर देगा। ठीक, तो 134 हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। ये आपका डी हो जाएगा। विवाह को शून्य करा देने में हथियार बन जाएगा। डी तो छुप गया था। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 संपीड़ नातेदारी पिता और माता की तरफ हिंदू विधि में फैला होता है। संपीड़ नातेदारी पिता और माता की तरफ हिंदू विधि में फैला होता है। पिता की तरफ 6, माता की तरफ 3, पिता की तरफ 5 श्रेणी, माता की तरफ 4, पिता की तरफ 5 और माता की तरफ 3। ये आपका सी वाला हो जाएगा। पिता की तरफ 5 श्रेणी और माता की तरफ 3 श्रेणी। वैसे डी में क्या था, पिता की तरफ 7 और माता की तरफ 5। हाँ, तो आपका 135 हो जाएगा सी। पिता की तरफ 5 श्रेणी और माता की तरफ 3 श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है वैवाहिक पक्षकारों के बीच एक न्यायिक पृथक्करण की ज्ञप्ति जो एक सक्षम अदालत द्वारा पारित किया गया हो, पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध की समाप्ति कर देती है। पक्षकारों किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह की स्वतंत्रता देती है। सी, ये पति पत्नी के संबंध को प्रभावित करती है और वे पति पत्नी नहीं रह जाते हैं। और इसका डी ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपको उत्तर बताते हैं। इसका डी ऑप्शन है कि पति पत्नी के संबंधों को प्रभावित नहीं करती, किंतु वैवाहिक संबंध को अज्ञप्ति के प्रभाव समय तक विलंबित कर देती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हमें लगता है यही डी ही होगा। 136 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पति पत्नी के संबंधों को प्रभावित नहीं करती, किंतु वैवाहिक संबंध को अज्ञप्ति के प्रभावी समय तक विलंबित कर देती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुत्री का पुत्र और पिता जो एक पुरुष हिंदू से संबंधित है विधिक उत्तराधिकारी है और उन्हें निम्नलिखित के अनुसार रखा गया है। दोनों के उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे में, पिता को उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे, पुत्री को पुत्र के दूसरे दर्जे में रखा गया। पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे और पिता को द्वितीय दर्जे में। इसका डी ऑप्शन क्या रखा गया? इसका डी ऑप्शन है दोनों को उत्तराधिकारी अनुसूची के दूसरे दर्जे में रखा गया। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का सी। पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे और पिता के द्वितीय दर्जे, मतलब 137 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 ये आपका क्या कहता है? हिंदू 138 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष या महिला का विवाह एक से ऐसे व्यक्ति से जो अस्वस्थचित या मानसिक रोगियों के साथ वैध नहीं, शून्य होगा, शून्य कराड़ी होगा, पूर्णतः वैध होगा। ये आपका अगर स्वस्थचित है और वो अस्वस्थचित है और मानसिक रोगी है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह मतलब माना जाता है कि वो शून्य कराड़ी होगा, क्योंकि वो अस्वस्थचित और मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 139 हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बच्चा होना चाहिए किसी भी धर्म से संबंधित एक हिंदू बच्चा 15 वर्ष की आयु से कम, हिंदू हो या ना हो किंतु 18 वर्ष की आयु से कम हो, हिंदू या ना हो किंतु 21 वर्ष की आयु से कम हो। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बच्चा होना चाहिए एक हिंदू बच्चा और 15 वर्ष की आयु से कम, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 139 का आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, एक हिंदू बच्चा और 15 वर्ष की आयु से कम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक विवाह शून्य होता है यदि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1)(2) के उल्लंघन से हुआ, वह हिंदू विवाह के अधिनियम की धारा 5(2) और 3 के उल्लंघन से हुआ, वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1), 3 और 5 के उल्लंघन से हुआ हो। इसका डी विकल्प देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिना दी वैसे तो ये तीनों ही गलत लग रहे हैं, तो इसका डी आप विकल्प ही देख लें, हो सकता है वही, क्योंकि जब ये तीनों गलत हैं तो वही सही होगा। वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1), 4 और 5 से उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, उल्लंघन से हुआ तो आपका डी का मतलब 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1), 4 और 5 के उल्लंघन से हुआ है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 मुस्लिम विधि में एक विवाह जो धर्म का अंतर होने के कारण वर्जित है यदि किया जाता है तो वैध है, शून्य कराड़ी है, अनियमित है, शून्य है। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनियमित है। मुस्लिम विधि में एक विवाह जो धर्म का अंतर होने के कारण वर्जित है वह अनियमित है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 142 मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करना स्वयं उसकी विवाह का विच्छेदन कर देगा। स्वयं उसकी विवाह का विच्छेदन नहीं करता, उसका विवाह विच्छेद कर देता और वह मेहर से अपना दावा खो देती है। और नेक्स्ट विकल्प है इसका 142 का डी वाला विकल्प देख लें, उसके विवाह विच्छेद कर देता है किंतु मेहर उसका दावा नहीं करता। इसका आपका सही हो जाएगा बी, स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है। ठीक, तो आपका 142 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध हिबा या दान के लिए मुस्लिम विधि में जरूरी नहीं है? दान देने की घोषणा करना, दान की स्वीकृत, दानदाता द्वारा संपत्ति का कब्जा, दान ग्राह्यता को देना, दान संबंधी लिखित दस्तावेज। 143 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दान संबंधित लिखित दस्तावेज। ये आपका जो वैध हिबा या दान के लिए मुस्लिम विधि में जरूरी नहीं है कि दान संबंधी लिखित दस्तावेज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 144 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रमुख वाद है? जो विधवा मुस्लिम पत्नी को अपने पति की संपत्ति को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है। मोहम्मद सादिक बनाम फ़ख्र जहां, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, मोहम्मद मुमताज़ बानम जुबैदा खान। इसका डी विकल्प देख लें, डी है मुसम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही डी। ठीक है, 144 का आपका करेक्ट आंसर है डी, मुसम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 मुस्लिम विधि में पूर्व क्रय की मांग कौन कर सकता है? मुस्लिम विधि में पूर्व क्रय की मांग कौन कर सकता है? इसके चारों विकल्प को देखते हैं तो इनमें से सभी लोग जो हैं ये पूर्व क्रय की मांग कर सकते हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप आराम से इसको पॉज करके वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से किस नातेदार के हित में वसीयत वैध है? ये आपका हो जाएगा एक, पूर्व मृत पुत्र के बेटे के पक्ष में जो वसीयत होता है वो वैध होता है। तो 146 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 147 एक वक्फ में वक्फ संपत्ति निहित होती है। इसके चारों विकल्प को देखेंगे। 147 कौन सी संपत्ति निहित होती है? ये आपका हो जाएगा अल्लाह में। ठीक, एक वक्फ में वक्फ संपत्ति निहित होती है वो है अल्लाह में। तो आपका 146 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 148 तलाक की तीसरी घोषणा उच्चारण से किस किस्म का तलाक प्रभावी हो जाता है? तलाक की तीसरी घोषणा उच्चारण से तलाक हसन, तलाक एहसान, तलाक तफवीज उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 148 का हो जाएगा तलाक हसन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 149 सुन्नी मुस्लिम विरासत विधि के अंतर्गत संपूर्ण अंशधारियों की संख्या है। विरासत के अंतर्गत 10, 15, 13, 12, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 12। 149 का आपका हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर डी 12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। सुन्नी विधि के अंतर्गत कौन प्राथमिक वारिस है? सुन्नी विधि के अंतर्गत कौन प्राथमिक वारिस है? ये अपना दादा, अपनी दादी, अपनी सगी बहन, इनमें से कोई नहीं इसमें से, क्योंकि दादा दादी अपनी सगी सुन्नी विधि के अंतर्गत कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं आपको ये हल पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।